नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उस विवाद की जिस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि आए दिन इस विवाद पर नया नया रिएक्शन सामने आ रहा है। तो कई दिनों से लाउड स्पीकर पर चल रहे विवाद पर महाराष्ट्र सरकार ने अपना बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग ने किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति लाउड स्पीकर लगाने पर रोक लगा दी है। यानी अब धार्मिक स्थल पर भी लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस से इजाजत लेनी होगी। अगर कोई बिना इजाजत लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस संबंध में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल जल्द ही महाराष्ट्र के डीजीपी के साथ एक बैठक करने वाले हैं। बताते चले कि 3 मई को राज ठाकरे ने मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को हटाने की धमकी दी थी। वहीं नासिक पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया कि 3 मई तक सभी धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति ली जाए। अगर बिना अनुमति लाउडस्पीकर मिला तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। तो यानी कि अब आपको अगर किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगाना है तो उसके लिए आपको अनुमति पहले लेनी होगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं लाउडस्पीकर को लेकर यह विवाद काफी लाउड था और उसी के बीच अब यह बड़ा फैसला सामने आया है महाराष्ट्र सरकार का कि लाउडस्पीकर लगाने से पहले अब आपको परमिशन लेनी होगी। तो महाराष्ट्र सरकार का यह बड़ा फैसला है। इस पर अलग अलग जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी एफएम न्यूज आपको दिखाएगा। तो महाराष्ट्र में अब धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले सरकार से अनुमति लेना बहुत जरूरी होगा। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कोर्ट के आदेशों को लागू करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे लगातार राज्य सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने की चेतावनी दे रहे थे। खबर है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक की। सभी पुलिस आयुक्तों और अधिकारियों के नए फैसले से उन्हें अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। नासिक पुलिस आयुक्त ने पहले ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति के आदेश जारी किए हैं। महाराष्ट्र डीजीपी को जिला प्रशासनों के साथ मीटिंग करने के लिए कहा गया है। राज्य में लाउडस्पीकर को लेकर राज ठाकरे के बयान के बाद तनाव ज्यादा बढ़ गया था। हम दिखा रहे थे आपको लगातार। उन्होंने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटने की स्थिति में हिंदू भाइयों को तैयार रहने के लिए कहा था। रविवार को उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर का मुद्दा धार्मिक से ज्यादा सामाजिक है। यानी आप इसे धर्म से जोड़कर ना देखें, यह सामाजिक मुद्दा है, इस पर जोर दिया गया। उन्होंने पुणे में मीडिया को बताया कि वो समाज की शांति भंग करना चाहते हैं, लेकिन अगर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जारी रहा तो उन्हें भी हमारी प्रार्थनाओं को लाउडस्पीकर पर सुनना होगा। इस तरह की बातें भी आई थी। लेकिन इसी बीच अब यह बड़ा फैसला कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार का राज्य में गुड़ी पड़वा रैली के दौरान राज ठाकरे ने कहा था कि अगर राज्य में सरकार ये लाउडस्पीकर 3 मई तक नहीं हटवाती है तो उनकी पार्टी मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा चलाएगी। उन्होंने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि मैं देखता हूं फिर 3 मई के बाद आखिर करना क्या है। उनकी तरफ से अल्टीमेटम समझ लीजिए या चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा था। खास बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी राज ठाकरे के इस बयान की कड़ी निंदा की, आपत्ति जाहिर की। शिवसेना नेता संजय राउत ने उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के अजदुद्दीन ओवैसी तक से कर दी थी। रविवार को उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में शांति भंग करने के प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशें लगातार जारी हैं और हम भी यही चाहते हैं कि किसी तरह भी शांति भंग ना हो। लेकिन यहाँ लोग और पुलिस शांतिपूर्ण हैं। कुछ लोगों का मिशन राम और हनुमान के नाम पर दंगा भड़काना है, धार्मिक भावनाएं जो हैं उन्हें आहत करना है। नए ओवैसी, राज्य के हिंदू ओवैसी के जरिए हम ऐसा होने नहीं देंगे, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई थी। तो शिवसेना नेता संजय राउत की तरफ से बयान सामने आया था और अब बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाने पर रोक है, आपको अनुमति लेनी होगी। महाराष्ट्र सरकार का ये बड़ा फैसला, क्योंकि लाउडस्पीकर को लेकर तनाव लगातार जारी था, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। यहां तक कह दिया गया कि अगर आप लाउडस्पीकर मस्जिद पर लगाते हैं तो हम हमारी जो पूजा अर्चना है, धार्मिक भावनाएं हैं, उनका हम भी प्रदर्शन करेंगे लाउडस्पीकर के माध्यम से। आपको भी लाउडस्पीकर के जरिए सुनना होगा। 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर 3 मई तक इसे हटाया नहीं जाता तो हम देखेंगे फिर आगे क्या करेंगे। और महाराष्ट्र सरकार ने राज ठाकरे के इस तरह के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इस पर आपत्ति दी थी, दर्ज कराई थी। शिवसेना नेता संजय राउत की जो तुलना है उत्तर प्रदेश के अजदुद्दीन ओवैसी तक से कर दी गई थी। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र सरकार का यह बड़ा फैसला।
इसी बीच बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे लखीमपुर मामले की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की बेल को कैंसिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में पुलिस के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया। बताते चले कि आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। आशीष मिश्र पर किसानों को कुचलने का आरोप है और किसान बेहद दुखी थे जब यह फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया था कि उन्हें बेल दे दी गई है। पर एडवोकेट शिव कुमार त्रिपाठी साहब हैं हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में आपका। और आपको बता दें कि आशीष मिश्र को लेकर जब उनकी जमानत हुई थी तो इनकी तरफ से पहली याचिका दायर की गई थी। त्रिपाठी साहब, एक बड़ा फैसला कह सकते हैं क्योंकि किसानों के मन में बहुत दुख था, रोष भी था जब आशीष को जमानत मिली थी और अब उनकी बेल को खारिज कर दिया गया है। एक हफ्ते में सरेंडर के भी आदेश। जी, जैसा आपने देखा होगा कि किसान, जिस समय ये घटना हुई थी 4 किसान मारे गए थे, तो किसानों में बहुत डर और दहशत पैदा हो गई थी, जिसके कारण वो जो है अपने को बड़ा हीन महसूस कर रहे थे जी। और राज्य सरकार उस बारे में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिनको ये आश्वासन हो कि जो है हमारे केस को, जो भी घटना हुई उसको जो है सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है। इन्हीं सारे प्रकरणों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश ने जिन्हें इस पे जो है अपना संज्ञान लिया था और उन्होंने जो है राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। और जब आपने देखा, जब सुनवाई होती थी राज्य सरकार से वो संतुष्ट नजर नहीं आती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी पर देखते हुए उन्होंने जो है इस पे एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी में उन्होंने बाद में अपग्रेड एसआईटी जो बनाई थी उसमें स्टेट के बाहर के अधिकारियों को रखा था और सीनियर आईपीएस को और एक रिटायर्ड चीफ जो जज थे पंजाब और हरियाणा कोर्ट के राकेश जैन को उनको बनाया था। उनका ये मानना था कि जब ऐसे चीजें होंगी तो जो कोर्ट के सामने जो भी बातें सामने आएंगी वो सही आएंगी। इसको देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी का रिपोर्ट भी था कि जब ये बेल का मैटर आया तो उन्होंने कहा कि बेल कैंसिलेशन के लिए राज्य सरकार को अपील करना चाहिए। उन्होंने 2 चिट्ठियां लिखी थी, एक 10 तारीख 14 तारीख को भी फरवरी में। लेकिन चूंकि राज्य सरकार पूरी तरीके से ईमानदारी से काम नहीं कर रही थी, बेल में अपोज ढंग से किया होता तो शायद बेल वहाँ कैंसिल हो जाती जी। और हाई कोर्ट ने सारे तथ्यों को गंभीरता से विचार नहीं किया। केस जो हाई प्रोफाइल एक मिनिस्टर के बेटे का मैटर था को गहराई से ध्यान न देते हुए, यानी त्रिपाठी जी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि हाई कोर्ट फिर से विचार करे। हाँ, उनका ये मानना था। विक्टिम परिवार ने यहाँ आवाज भी उठाई थी कि हमको सुना नहीं गया बेल कैंसिल बेल देते समय, और उसी को सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनके फ्रेश बेल पे सुनवाई करें और उस बेल में सारे लोगों को जो विक्टिम है और या उनके सारी बातों को रखा है, उसके बाद उसकी सारी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, चलिए त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बड़ा फैसला एक तरह से इसे देखा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि हाईकोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट फिर से विचार करे। पीड़ित पक्षकारों के जो वकील हैं दुष्यंत दवे, उनका आग्रह था कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट कहे कि इस बार किसी अन्य पीठ के सामने ये मैटर जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा आदेश पारित करना ठीक नहीं होगा, हमें यकीन है कि वहीं जज दोबारा इस मामले को सुनना नहीं चाहेंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकोनिया में हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया था और इस मामले में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। एसआईटी ने आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बताया था और इतना ही नहीं, एसआईटी के मुताबिक आशीष घटनास्थल पर ही मौजूद था और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी में आशीष मिश्र को जमानत दे दी थी। किसान परिवारों में गुस्सा भी था, रोष भी था और कहा गया था कि हमारे ऊपर हुए इस अत्याचार और जिन अपनों को हमने खोया है उनके साथ ये इंसाफ नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्र की इस बेल को खारिज कर दिया है। 1 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश भी दिए गए। बढ़ते आगे, अमृतसर के अजनाला गांव में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दौरान एक धमाका हुआ। धमाके में एक की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये तस्वीरें उसी दौरान की अब जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पता चला है कि युवक प्रतियोगिता में जश्न मनाने के लिए पोटाश का इस्तेमाल कर रहे थे। पोटाश के इस्तेमाल में हुई चूक को लेकर ये धमाका हुआ है और इस धमाके में जो हताहत हुआ है वो भी आपको बता रहे हैं। मरने वाले किशोर की जो उम्र है वो 13 साल बताई जा रही है। घटना को लेकर जानकारी फिलहाल जुटाई जा रही है।
और दिल्ली के जहांगीरपुरी समेत कई देश के शहरों में हिंसा हुई है, जिसके बाद से देश भर में तनाव बढ़ गया है। रामनवमी और हनुमान जयंती पर हुई हिंसा की जांच एनआईए से करवाने की मांग की गई है। वकील विनीत जिंदल ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि कई राज्यों में हुई चूक, जो ये घटनाएं हैं वो संयोग नहीं हो सकती, इनके तार आपस में जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी मामलों की साझा जांच एनआईए से करवाने की जरूरत है। बताते चले कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार शाम हनुमान जयंती जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हुई, जो बाद में हिंसा का रूप ले चुकी थी। पुलिस के मुताबिक पथराव किया गया, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरों में भी हमने देखा, क्योंकि जो वीडियोस वायरल हो रहे थे उन्हीं के आधार पर जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही थी। हिंसा में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए। जुलूस में कथित तौर पर तलवारें और अन्य हथियार लहराए गए थे। एफआईआर के मुताबिक शनिवार शाम करीब 6 बजे जैसे ही शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक शख्स अपने 4-5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। बहस ज्यादा बढ़ने के बाद स्थिति बिगड़ी, दोनों पक्षों में पथराव शुरू हुआ। बताते चले कि हनुमान जयंती से पहले रामनवमी पर देश के कई राज्यों में हिंसा, पथराव और आगजनी की घटना हुई है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। जिन शहरों में ये हिंसा हुई उसमें गुजरात का हिम्मतनगर और खंभात, मध्य प्रदेश का खरगोन, झारखंड का लोहरदगा, पश्चिम बंगाल का बांकुरा, दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, गोवा का वास्को और बिहार का मुजफ्फरपुर शामिल है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा में पहली मौत हुई है। मृतक का नाम एब्रिस उर्फ सद्दाम है। इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में उसका शव मिला। खरगोन में जिस दिन हिंसा हुई उसके बाद से ही वो लापता था। सद्दाम की उम्र 28 साल बताई जा रही है। वो अपने घर से आनंद नगर मस्जिद में नमाज और रोजेदारों के लिए इफ्तार देने निकला था, जो वापस घर नहीं लौटा। परिवार वाले 4 दिन तक उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता मिल नहीं पाई। परिवार वालों ने फिर 14 तारीख को थाने में लापता की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार वाले इतने हताश हो गए कि उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी और सीधा खरगोन पोस्टमार्टम रूप में जाकर पूछा, ढूंढने लगे, लेकिन यहां भी सद्दाम के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि दंगाइयों के हाथ में पत्थर, पेट्रोल बम, रॉड और अन्य उपयोगी हथियार थे। उन्होंने न सिर्फ जुलूस पर हमला किया बल्कि आग लगा दी और लूटपाट भी की। बढ़ते आगे, भगवान राम के संबंध में विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने देश भर के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक जुलूसों के दौरान या उसके कारण होने वाली सांप्रदायिक घटनाओं का अंत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से बड़ी मांग की। उन्होंने ट्वीट करके ये मांग की कि देश में सभी तरह के धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अब वक्त आ गया है जब देश में हर तरह के धार्मिक जुलूस पर रोक लगा दी जाए। धार्मिक जुलूसों के कारण देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में बीते 16 अप्रैल को अचानक हिंसा भड़क गई थी। यहां हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद माहौल बिगड़ा। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। और वहीं दिल्ली में ऑटो, टैक्सी और मिनी बस चालकों के विभिन्न संगठनों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है, जिससे कि यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न यूनियन किराया दरों में बढ़ोतरी और सीएनजी की कीमतों में कमी किए जाने की मांग कर रही हैं। भारतीय मजदूर संघ की इकाई दिल्ली ऑटो एंड टैक्सी एसोसिएशन ने 18 और 19 अप्रैल को दिल्ली में हड़ताल की घोषणा की। उनका दावा है कि इन 2 दिनों में बड़ी संख्या में ऑटो और कैब दिल्ली की सड़कों पर नहीं उतरेंगे। वहीं दिल्ली के सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन ने कहा कि वो सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। दिल्ली सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से किराया संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा किए जाने के बावजूद संगठनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। सीएनजी की कीमतों पर सब्सिडी की मांग को लेकर सैकड़ों ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों ने हाल ही में दिल्ली सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन भी किया था।
इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।